अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर. We are going to study last chapter regarding the first year course, which is heat and thermodynamics. इसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. याद रखिए, थर्म का मतलब है हीट और डायनेमिक का मतलब है मोशन. तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि that branch of physics in which we study about the conversion of heat energy into mechanical energy या mechanical work. थर्मोडायनेमिक्स का ये मतलब है कि हीट को हम किस तरह मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब बेदारे कि द हीट न बमूंगा कार सिंगा सिंपल इज दैट, इज इट. तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि हीट एनर्जी को हम, ठीक है ना, वर्क में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं. तो याद रखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि व्हेन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स या अदर फॉर्म्स आर बेक कन्वर्टेड इनटू हीट, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. अगर आप हीट एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें या अदर फॉर्म को हीट में कन्वर्ट करें तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व्ड. इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल टाइप है, एंड दिस इज एन एमसीक्यू. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ब्रॉड लॉ है. देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन दिस इज अ स्पेशल केस. स्पेशल केस का मतलब है कि यहाँ पर हम हीट को मैकेनिकल वर्क में या किसी और फॉर्म को हीट में कन्वर्ट करते हैं. दिस लॉ स्टेट्स that when heat energy is converted into other forms, तो total amount of energy remains constant. तो याद रखिए, first law of thermodynamics is a special case of the law of conservation of energy, and this is an MCQ. अच्छा देखें, ये हमारे पास सपोज एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ठीक है. मसलन अगर इसमें कोई आइडियल गैस है, ठीक है, दिस हैज गॉट एन आइडियल गैस और ये किसी HTR के ऊपर पड़ा है. HTR का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब है हीट सोर्स. टेम्परेचर रिजर्वायर का ये मतलब है, या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का ये मतलब है कि अगर आप इसको थोड़ा सा हीट सप्लाई करें या थोड़ा सा हीट ले लें तो इसके टेम्परेचर पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज अ रिजर्वायर. ठीक है. दिस इज अ सोर्स ऑफ हीट. मसलन समंदर है, तो समंदर में अगर आप थोड़ा सा पानी डालें या थोड़ा सा पानी ले लें, इट डजंट मैटर बिकॉज दैट इज अ वाटर रिजर्वायर. तो HTR का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. अच्छा देखें, हमारे पास लेट अस सपोज अगर इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है UA. द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज UA. इंटरनल एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस. टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि these molecules possess potential energy with respect to each other. तो इन तीनों काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं. अच्छा देखें, अगर आप इसे हीट सप्लाई करें, हीट, याद रखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी.
हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप इसे हीट सप्लाई करें, क्यू का मतलब है हीट, डेल्टा क्यू का मतलब है दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू अ सिस्टम या विच इज टेकन आउट फ्रॉम अ सिस्टम। डेल्टा क्यू का मतलब है वो हीट जो आप सिस्टम को देते हैं या आप सिस्टम से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा क्यू। तो जब आप इसको एनर्जी सप्लाई करें, हीट सप्लाई करें, तो अब देखिए दिस एनर्जी इज टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और इन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू केएमटी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। गैस मॉलिक्यूल्स पर देयर इज नो restriction, some of them are vibrating, some of them are translating, some of them are rotating, there is no restriction according to KMT। तो याद रखें इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और ये सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट की तरफ चला जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, बिकॉज द पिस्टन इज मूवेबल, तो ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाकर, इफ यू सी सम डिस्टेंस इज कवर्ड because the force is applied and the work is done by the system on its surrounding, system का वॉल्यूम बढ़ जाता है, so we say the system is doing work on its surrounding। तो in other words जब आप इसको हीट सप्लाई करें तो ये जो हीट है ये कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी इज यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। सो मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, नंबर वन, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और बाकी is utilized by the system in doing the work। So this equation can be written as delta Q is equal to UB minus UA का मतलब है डेल्टा U and डेल्टा W। याद रखिए this is the mathematical form of the first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करें, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सिस्टम को हीट सप्लाई करें तो व्हाट हैपेंस, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है एंड सम ऑफ द हीट इज यूज्ड बाय द सिस्टम इन डूइंग द वर्क। तो वी से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा अब देखिए, look at what is delta q, heat energy, what is delta u, internal energy, internal energy is a form of energy, what is delta w, work, what is work, it is a form of energy, it is a type of energy। तो गौर से सुने, this law states that when heat energy is converted into other forms, yeah, other forms are converted into heat energy, the total amount of energy remains constant। आप लोग देखें, this is a form of energy, this is a form of energy, so when heat energy is converted into other forms, yeah, other forms are back converted into heat, the total amount of energy remains constant। मसलन देखें, अगर आप किसी सिस्टम को 100 जूल हीट सप्लाई करें, लेट अस सपोज 75 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी 25 जूल energy is used by the system in doing the work on its surrounding। तो आप लोग देखिए, this is 100 joule, 75 plus 25 you are getting 100, तो 100 joule is equal to 100 joule, it means energy is conserved, it means energy is conserved। तो याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नंबर वन हमें ये बताता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नंबर वन इंफॉर्मेशन हमें ये देता है कि एनर्जी इज कंजर्व, और एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एक इंफॉर्मेशन ये है। याद रखिए दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट लॉ हमें ये बताते हैं कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज एनर्जी। याद रखिए हीट को हम सुने, हीट को हम हीट तब कहते हैं, क्लियर, जब ये ट्रांजिट में हो, ट्रांजिट मींस मोशन में हो। व्हेन इट एंटर्स द सिस्टम, फिर इसे हम हीट नहीं कहते, देन इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी। एचटीआर से सिस्टम की तरफ जो एनर्जी ट्रांजिट करती है, जो एनर्जी मोशन में है, जो एनर्जी मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड हीट। जब ये सिस्टम के अंदर चली जाती है दिस एनर्जी, दिस हीट, तो फिर इसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टैंड? तो दूसरा इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या देता है? ये लॉ हमें बताता है कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट तब हीट अलवयु चागा दयो बॉडी न बल बॉडी त फ्लोट, जब बॉडी के अंदर इंटर करती है फिर इसे हम हीट नहीं कहते, फिर दैट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? और याद रखिए तीसरा इंफॉर्मेशन ये है कि ये लॉ हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन का मतलब है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? स्टेट फंक्शन मतलब देखिए, स्टेट फंक्शन का मतलब है जो जो सिस्टम के स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। लुक इट, इधर देखें, जब आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, देखिए हीट सिस्टम के अंदर चला जाता है, तो व्हाट हैपेंस, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और सम इज यूटिलाइज इन डूइंग द वर्क। तो गौर से देखो, हीट आ जाता है और वर्क इज डन, वर्क चला जाता है। इस सिस्टम के अंदर हीट आ जाता है और द वर्क इज डन। सिस्टम के अंदर क्या रह जाता है? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आगे तो हुई या स्टेट वेरिएबल चागा सिस्टम पर इनखती, तो आप लोग देखिए हीट आ जाता है, क्लियर, और वर्क इज डन। इतना हीट आ जाता है और इतना वर्क इज डन, तो ये एनर्जी बाहर चली जाती है, ये एनर्जी अंदर आ जाती है, ये बाहर चली जाती है। सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी रह जाती है? 75 जूल। इस 75 जूल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी विच इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। वो अदा मतलब दे, सिंपल अदा मतलब दे सिस्टम ता सराग हीट और सत्य लाड़ वर्क सपके पातिशु, तो बस इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इसी वजह से देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, बल्कि स्टेट करते हैं कि एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है विच डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, विच डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, मसलन पी, टी, वी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना, वॉल्यूम, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। मसलन ये एक पार्टिकुलर सिस्टम है, तो इस सिस्टम का अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, अपना एक प्रेशर है, अपना एक टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है वगैरह वगैरह। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह, इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। जदा कम वेरिएबल्स दे सिस्टम पर इनखती आगे तो वही स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। तो सिंपल ये है कि हीट आ जाता है और वर्क चला जाता है। कौन सा वेरिएबल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? इंटरनल एनर्जी। तो देखिए
This law states that every thermodynamic system is associated with a state function, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कितने इंफॉर्मेशन देता है? 3। यहां से आप लोग देखें, when heat energy is converted into other forms या other forms are back converted into heat, total amount of energy remains conserved। तो नंबर 1 हमें ये लॉ बताता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 2 हमें हीट के डेफिनेशन के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट तब अमूगा अल हीट वही that your body ना बल बॉडी तब फ्लो कई ची इंटर शी, इसे पर हम हीट नहीं कहते, फिर इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें देता है कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ हीट। और तीसरा इंफॉर्मेशन हमें ये देता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ, तो देयरफॉर वी से कि एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ स्टेट फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्योंकि हीट आ जाता है, द वर्क इज डन, वर्क चला जाता है, सिस्टम के अंदर क्या रह जाता है? इंटरनल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाते हैं, इस तरह लिखा हुआ होता है कि which of the following informations are revealed या given by the first law of thermodynamics। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी में लिखा है हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, सी में लिखा है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, अगर डी में लिखा है ऑल ऑफ देम तो बस ऑल ऑफ देम। तो दिस इज एन एमसीक्यू। अच्छा, एक बात आप याद रखें, इसमें कुछ कन्वेंशनल साइंस हैं, याद रखें। कन्वेंशनल साइंस ये हैं कि नंबर 1, अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि हीट एनर्जी, ठीक है ना, एंटर्स द सिस्टम, एंटर्स द सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, दिस इज अ कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल हम तब लेते हैं व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव व्हेन इट एंटर्स द सिस्टम। और याद रखिए, जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपेंस? द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो देयरफॉर वी से कि डेल्टा डब्ल्यू इज, ठीक है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। आपको पता है कि वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी, दिस इज कॉल्ड thermodynamical work done, thermodynamical work done, because P and delta V, these are thermodynamic variables, ठीक है। डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो गौर से देखो, अगर शुरू में इस सिस्टम का वॉल्यूम था V1, इस सिस्टम का वॉल्यूम था V1, आप इसे हीट सप्लाई करें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आप लोग देखें V2 क्या है? ज्यादा, और V1 क्या है? कम। तो ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव, ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव, देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव। तो जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और याद रखें नंबर 3, अगर आप किसी सिस्टम से हीट लेते हैं, यानी अगर हीट एनर्जी लीव्स द सिस्टम, तो याद रखें दिस इज टेकन टू बी नेगेटिव। और इस केस में
द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द वर्क इज डन, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, दिस विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब मसलन देखें, लुक इट, अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम है सपोज V1, ये टोटल वॉल्यूम इनिशियल कितना है V1, अगर आप इसे कंप्रेस करें तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। अब V2 V1 से कम है, तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव, कम माइनस ज्यादा इज नेगेटिव, तो डेल्टा W इज नेगेटिव, ठीक है। और याद रखें नंबर 5 ये है कि डेल्टा W is taken to be positive, अगर डेल्टा W पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मसलन शुरू में इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी UA, और बाद में UB, UB ज्यादा है कि UA, UB ज्यादा है, देखिए ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा W पॉजिटिव है इट मींस यू हैव सप्लाइड हीट टू द सिस्टम, तो डेल्टा W पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और याद रखें अगर ये डेल्टा U नेगेटिव है तो इट विल शो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दीज आर द कन्वेंशनल साइंस। अच्छा स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि द वर्क डन, फिजिक्स में वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। केमिस्ट्री में आप कहते हैं कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है इट इज ऑन द सिस्टम। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम कौन सा वाला टिक करेंगे, ठीक है, या टिक करेंगे। तो याद रखिए ये मैं 96 से पढ़ा रहा हूँ और किसी भी पेपर में नहीं आया है कि डेल्टा W अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो व्हाट विल हैपन। लेकिन बहरहाल अगर MCQ में आ जाए कोई पॉजिटिव लेके वो भी सही होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कोई नेगेटिव लेके वो भी सही होगा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर रीशफल्ड, तो डोंट वरी, सही है। अच्छा देखिए इधर देखिए, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, दिस इज एन MCQ, किराता सुतयाद है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। हीट एंड वर्क को हम कहते हैं पाथ फंक्शंस, हीट एंड वर्क को हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। अब अगर MCQ इस तरह जाए, सुने जरा, ये हम साथ साथ में MCQs भी डिस्कस करें। देखें अगर इस तरह जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, मसलन लिखा है इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, बोथ B एंड C, तो बोथ B एंड C, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, क्योंकि ये सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, they don't give us information regarding the state of a function, so these are path functions. Internal energy is a state function, entropy is a state function, enthalpy हम इधर नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, enthalpy is related basically to reactions, तो enthalpy is a state function, volume is a state variable, temperature state variable, pressure state variable। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, आपने अगर कभी सुना है पीटी ऊषा, पीटी ऊषा, पीटी ऊषा नाम सुना है आपने, नहीं सुना है? हाँ, पीटी ऊषा रशियन की एक एथलीट थी, एथलीट, ये रशियन एथलीट थी पीटी ऊषा। तो अगर आपको पीटी ऊषा का पता है, पी का मतलब है प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, और ए का मतलब है ऑल ऑफ देम आर स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ए का मतलब है ऑल ऑफ दीज आर स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स। इसमें वॉल्यूम नहीं है, वी पर की निश्ता,
You will have to remember volume is also a state variable. It is a thermodynamic variable. Understand? शाबाश. तो ये सारे एमसीक्यूज हैं. अच्छा देखें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. याद रखिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं और ना डेरिवेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. याद रखें अगर इसमें डेल्टा क्यू जीरो है तो इसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. अगर डेल्टा यू जीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस. और अगर डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो इसे हम कहते हैं आइसोटोरिक प्रोसेस. यानी इनमें से अगर एक वेरिएबल जीरो है तो हमारे पास एक एप्लीकेशन आ जाता है. डेल्टा क्यू जीरो है एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे. डेल्टा यू जीरो है तो आइसोथर्मल प्रोसेस. डेल्टा डब्ल्यू जीरो है आइसोटोरिक प्रोसेस. और अगर ये तीनों नॉन जीरो है तो आइसोबैरिक प्रोसेस. दिस इज चल नंबर वन. नंबर टू, हमारे पास पीटीवी, ये तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं. थर्मो थर्मो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब है जिनका रिलेशन किसी तरह से हीट के साथ हो. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. क्लियर? और जो सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अंडरस्टैंड? अच्छा लुक एट, अगर किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो इसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस. अंडरस्टैंड? और आखिर में अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो एडियाबैटिक प्रोसेस. तो इन तीनों वेरिएबल्स में से अगर आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखें तो वी गेट एन एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और इन तीनों वेरिएबल्स में से अगर आप एक वेरिएबल को जीरो रखें तो वी गेट एन एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसो का मतलब है सेम. और याद रखिए बार इट इज अ वेरी ओल्ड यूनिट ऑफ प्रेशर. पुराने जमाने में इंग्लैंड में दिस यूनिट वाज यूज्ड. इट इज एन ओल्ड यूनिट ऑफ प्रेशर. तो बैरिक लफ्ज का मतलब हम लेते हैं प्रेशर. आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो उसे कहते हैं आइसोबैरिक. अब एमसीक्यूज मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं. अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द प्रेशर ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. और अगर नीचे लिखा आइसोबैरिक, आइसोटोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो आइसोबैरिक. ठीक है ना? अगर इस तरह जाए कि इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस which of the following thermodynamic variable remains constant. अगर नीचे लिखा है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी फला फला, तो प्रेशर. जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो उसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. लुक एट, अगर ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, दिस इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है विच इज बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. ठीक है, जिसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के साथ हो.
प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह वगैरह। तो इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और सपोज दिस इज अ पिस्टन, लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है। और अगर आप इसको किसी HTR के ऊपर रखे, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसे हम कहते हैं हीट सोर्स, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा जब आप इसे हीट सप्लाई करते हैं, व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। जब आप इसको हीट सप्लाई करें तो व्हाट हैपेंस? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड देन व्हाट हैपेंस? अब देखिए ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ये गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर पिस्टन को मूव करते हैं, पुश करते हैं, अप्लाइंग अ फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, मींस द वर्क इज डन। क्लियर? तो याद रखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है और साथ साथ वर्क भी हो जाता है। अब प्रेशर को हम कैसे कांस्टेंट रखते हैं? तो लुक एट, शाबाश, कॉन्सेप्ट को देखें। फॉर एग्जांपल अगर इस पिस्टन के ऊपर आप 2 kg मेस रखें, 2 kg मेस का एक फिक्स्ड वेट होगा। बात की समझ आ रही है? A 2 kg mace has got a particular weight. What is weight? Force. What is force per unit area? Pressure. तो अगर आप इस मेस को न ज्यादा कर रहे हैं न कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्रेशर इज कांस्टेंट। अब अगर आप इसको हीट सप्लाई करते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और ये पिस्टन ऊपर जाकर ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर पिस्टन के बॉटम पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो याद रखिए जब इंटरनल प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो पिस्टन ऊपर मूव करती है, इंटरनल प्रेशर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, इसे मूव करते हैं, फिर सेम, फिर सेम, फिर सेम, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से थोड़ा सा बढ़ जाते तो पिस्टन ऊपर मूव करती है, तो फिर एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर। अगर इंटरनल थोड़ा सा बढ़ जाते पिस्टन मूव करती है, फिर आपस में बराबर बराबर बराबर, देयरफॉर वी से प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, इंटरनल भी कांस्टेंट है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। अंडरस्टैंड? इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर, तो आप जितना भी हीट सप्लाई करते हैं कारक है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाता है और साथ साथ वर्क इज ऑल्सो। तो याद रखें दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। This is the mathematical form of the first law of thermodynamics in case of isobaric process. Isobaric process में आप जितना भी हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाता है और साथ साथ वर्क इज ऑल्सो डन। याद रखिए ये जो वर्क डन है, आप लोग देखें यहां पर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम, V1 का मतलब है इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल इनिशियल से ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव, देयरफॉर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो कभी कभार ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। This is called P delta V, is it? This is the amount of heat supplied to the system. This is the change in internal energy, and this is the work done. This work is called thermodynamical work done.
thermodynamical work done. Why? Because this is a thermodynamic variable. Pressure is a thermodynamic variable. This is also a thermodynamical variable. So therefore this is called thermodynamical work done. Thermodynamical का मतलब ये है, देखिए इसका सिंपल मतलब ये है, आसान, वेरी सिंपल। आप मुझे ये बताएं, ये पिस्टन हम उठा रहे हैं या सिस्टम? सिस्टम आपने हीट्स फॉर द पिस्टन का पलासुन उदा से मूव करना, अगर आप इसे हाथों से मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। अगर आप पिस्टन को हाथ से मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। So we don't do mechanical work done on the system या by the system. This is a thermodynamical work done because you supply heat. Understand? तो P delta V का मतलब है thermodynamical work done. अच्छा, MCQ इस तरह जाता है। अगर इस तरह का MCQ आ जाए कि which of the following equations tell us about the isobaric process? Which of the following equations tell us about the isobaric process? मसलन अगर ऑप्शन ए में लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऑप्शन बी में लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो बोथ ए एंड बी। कभी कभार इस तरह लिखते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, और अगर डी में लिखे हैं लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। कौन सा सही है? ऑल ऑफ देम। अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ देम। शाबाश। ये भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये भी आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हाउ मच वर्क इज डन? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। आपने जितना हीट सप्लाई किया है इससे इंटरनल एनर्जी माइनस करो, बाकी इज यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इन डूइंग द वर्क। तो ऑल ऑफ देम। अच्छा, और इसका जो पीवी डायग्राम है, अनदर एमसीक्यू देखें, पीवी डायग्राम आप इस साइड पे प्रेशर ले लें, देखिए पी वी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मतलब है अ डायग्राम, अ ग्राफ which relates pressure and volume for a thermodynamic system. पीवी डायग्राम का मतलब है ऐसा ग्राफ, ऐसी कर्व, ऐसा डायग्राम जो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। इसका दूसरा नाम है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब है अ डायग्राम, अ ग्राफ विच इंडिकेट्स, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब मसलन आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है, तो देखो इस केस में pressure remains constant, so there should be no change along the pressure axis, ठीक है। तो हमारे पास this is for example one state of a thermodynamic system। यहाँ पर इसका वॉल्यूम है सपोज P1, ठीक है ना, सॉरी प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। P1, V1, T1, these are thermodynamic variables which give us information regarding the initial state of a system, the state of the system, is it? लेकिन जब आप इसे हीट सप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपेंस? वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, so there should be no change along the pressure axis,
देयर शुड बी अ चेंज अलोंग द वॉल्यूम एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर इधर P1 है इधर भी P1 है, वॉल्यूम बढ़ जाता है V2, और याद रखिए टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, दिस इज T2। तो ये तीन वेरिएबल्स हमें इनिशियल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये फाइनल। याद रखिए इसे हम कहते हैं आइसोबार, या दिस इज कॉल्ड आइसोबैरिक कर्व, ठीक है, यानी आइसोबैरिक ग्राफ, दिस इज एन आइसोबार। अच्छा, अब एमसीक्यू किस तरह जाता है? एक एमसीक्यू इस तरह जाता है, which of the following PV diagrams tell us regarding the isobaric process, या which of the following PV diagrams is fit for isobaric process। मसलन एक डायग्राम ये है, किसी और में इस तरह है, किसी और में इस तरह है, मुख्तलिफ, मसलन 3-4 अगर आपको डायग्राम्स गिवन है, पीवी डायग्राम्स गिवन है, आपसे ये पूछते हैं कि कौन सा डायग्राम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फिट है, कौन सा डायग्राम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फिट है। तो ये वाला एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2 ये है कि अगर ये डायग्राम गिवन है, द डायग्राम, द पीवी डायग्राम tells us या gives us information regarding which of the following processes। तो अगर नीचे लिखा है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये डायग्राम हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज हैं, अगर डायग्राम गिवन है आपने प्रोसेस बताना है, अगर प्रोसेस गिवन है आपने डायग्राम को इंडिकेट करना है, बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिस विल बी कंटिन्यूड, और इसके बाद वी विल स्टडी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। थैंक यू।